वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के। स्टूडेंट्स, कई बार बच्चों को लगता है कि हिस्ट्री बड़ा बोरिंग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लेक्चर्स देख के आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो होता है वो एक ऐसा मूवमेंट होता है जो किसी देश के लोग चालू करते हैं इंडिपेंडेंस पाने के लिए, राइट। अच्छा, अब ये इंडो चाइना देख के आपको लग रहा होगा कि हम शायद यहाँ इंडिया या चाइना की बात करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैच है, ये इंडो चाइना का मतलब इंडिया और चाइना नहीं है। यहाँ पे क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूं। तो आप देखें, ये वर्ल्ड का मैप है स्टूडेंट्स, और आपको यहाँ पे इंडिया भी दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, और ये जो दूसरा बड़ा कंट्री है यहाँ पे है वो है चाइना। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंडिया और ये है चाइना, और उसके बीच का ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, इसको इंडो चाइना बोलते हैं। और इस रीजन में ये तीन मेन कंट्रीज आते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। तो ये जो 30 कंट्रीज का रीजन है, दैट इज कॉल्ड इंडो चाइना। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इंडो चाइना डज नॉट मीन इंडिया एंड चाइना। तो इस रीजन को इंडो चाइना क्यों बोलते हैं, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है ऐसा अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ रीजन है। इधर जो है वो चाइना है और इधर जो है इंडिया है, तो उसके बीच में आता है, इसलिए इसको इंडो चाइना बोला जाता है। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों कंट्रीज के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वियतनाम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ वियतनाम। अब इस हिस्ट्री ऑफ वियतनाम को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और लास्ट में हम कुछ उनके नेशनल मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हीरोज के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में भी एक नेशनल मूवमेंट हुआ था, उसमें गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वैसे इनके कंट्रीज में कौन कौन हीरोज थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस पार्ट में हम फोकस करते हैं। तो यहां पे हम पढ़ेंगे कि 1887, ध्यान देंगे डेट पे, 1887 के पहले वियतनाम में क्या सीन था, क्या सिनेरियो था। फिर बाद में हम देखेंगे 87 के बाद 1940 तक क्या हुआ, फिर 1940 से 1945 तक क्या हुआ, एंड सो ऑन। और ये सारे डेट्स में फाइनली याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। आपको तो पता ही हिस्ट्री में डेट्स होते हैं बहुत, उनको याद करना पड़ता है, बट आप घबराए नहीं बिल्कुल स्टूडेंट्स। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको सारे डेट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे बिना एफर्ट के। तो राइट नाउ लेट अस स्टार्ट कि व्हाट वाज द सीन इन वियतनाम बिफोर 1887। तो इस सेगमेंट को भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे और एक एक करके इन सारे सेगमेंट्स में जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला सेगमेंट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस एंड आंसर। ये सब पढ़ा के मैं आपको बताऊंगा कि इन सब पे बेस्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनके आंसर्स को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स। वैसे ये पार्ट पढ़ाने के बाद में भी मैं इसकी क्वेश्चंस और आंसर्स आपको बताऊंगा, और हर पार्ट के बाद मैं ऐसे ही बताने वाला हूं। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज लेक्चर्स स्टूडेंट्स। तो आपको सिर्फ हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, बट आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो अब देखते हैं कि 1887 के पहले वियतनाम में क्या सीन था स्टूडेंट्स। तो वियतनाम वाज अंडर शैडो ऑफ चाइना। तो वियतनाम जो था उसके पहले चाइना, जो कि एक बहुत बड़ा और पावरफुल कंट्री हुआ करता था और आज भी है, उसके शैडो में था, उसके इन्फ्लुएंस में था। तो देखते हैं कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस में था वियतनाम। तो आप देखो, चाइना है ये और ये वियतनाम, और आप देख सकते हैं उनका बॉर्डर कॉमन है स्टूडेंट्स। तो ऐसा होता ही है कि जब कोई बहुत बड़ी कंट्री हो और उसके नेबरिंग में छोटे छोटे कंट्रीज हो, तो वो जो छोटा कंट्री होता है वो उस बड़े कंट्री के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो वही वियतनाम के साथ भी था। तो कैसे था थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और अर्ली हिस्ट्री शोज मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल लिविंग इन दिस रीजन मतलब दिस एरिया मतलब वियतनाम। तो वियतनाम में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप के लोग रहा करते थे अंडर द शैडो ऑफ द पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना। और उस टाइम पे चाइना का जो एम्पायर था बहुत पावरफुल हुआ करता था और आज भी है, राइट। इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक नॉर्दर्न एंड सेंट्रल वियतनाम। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे बात की जा रही है नॉर्दर्न वियतनाम की, सेंट्रल वियतनाम की, साउदर्न वियतनाम की बात ही हम कर सकते थे। तो यहां पे पॉइंट ये है कि वियतनाम जो है अपनी हिस्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहा है, और डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग रूलर्स ने रूल किया है। मतलब नॉर्दर्न पार्ट में एक अलग किंगडम रहा, मान लो उसको अलग रूलर ने रूल किया, सेंट्रल पार्ट, साउदर्न पार्ट, उसको अलग रूलर ने रूल किया। तो इसलिए बोला जा रहा है नॉर्दर्न, सेंट्रल या साउदर्न वियतनाम। और इंडिपेंडेंट कंट्री, और ये सब पार्ट इंडिपेंडेंट थे। तो पॉइंट ये है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में जरूर थे, लेकिन एज सच चाइना का रूल नहीं था, थे वो इंडिपेंडेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा है, चाइना में डिफरेंट रूलर्स थे अलग अलग पार्ट्स में, और वो इंडिपेंडेंट थे, दे वर नॉट रूल्ड बाई चाइना एज सच।
तो इंडिपेंडेंट कंट्री रूलर्स फॉलोड चाइनीज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज चाइनीज कल्चर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कहने का मतलब है कि भले ये यहाँ के जो रूलर्स थे वो चाइना द्वारा रूल किए नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से चाइना में एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसी इन्फ्लुएंस से वो लोग वियतनाम में भी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। चाइनीज कल्चर से इन्फ्लुएंस थे और वही कल्चर वो लोग वियतनाम में भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। चाइनीज लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड वियतनामीज पीपल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, एजुकेटेड लोग वियतनाम में चाइनीज बोलते थे, वियतनाम में वियतनामी लैंग्वेज भी थी, लेकिन एजुकेटेड लोग चाइनीज लैंग्वेज बोलना पसंद करते थे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य जो है वो ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही फॉर्म करते हैं आगे जाके। तो अगर वही चाइनीज लैंग्वेज बोल रहे हैं मतलब कंट्री तो चाइना के इन्फ्लुएंस में है ही है। वियतनामीज ऑल्सो फॉलोड चाइनीज सिस्टम ऑफ एजुकेशन। Confucianism, a Chinese religion, had many followers in Vietnam. ऐसे वियतनाम में दूसरा जो पॉपुलर रीजन था वो था बुद्धिज्म। तो आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स कि वियतनाम चाइना के बहुत इन्फ्लुएंस में था। तो अब हम देखते हैं व्हाई वियतनाम वाज सो इंपॉर्टेंट। मतलब 1887 के पहले स्टूडेंट्स वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ करता था। क्यों वो इंपॉर्टेंट हुआ करता था, थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वर्ल्ड मैप को देखें और आप एक बात में ये समझें कि आज एक देश से दूसरे देश जाना बड़ा आसान है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है, रोड्स, रेलवेज, एरोप्लेन्स। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था स्टूडेंट्स। पहले के जमाने में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो वर्ल्ड में उस टाइम दो बहुत पॉपुलर रूट्स थे। आप देखिए ये येलो लाइन को पहले ध्यान से देखिए, ये एक लैंड रूट है जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड को कनेक्ट कर रही है। इसको सिल्क रूट बोला करते थे या फिर लैंड सिल्क रूट भी बोलते थे। इस रूट से लोग यानी ट्रेडर्स, पॉलिटिशियंस, थिंकर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। आप देखो इसमें इंडिया भी आता है। हालांकि वियतनाम में इसका कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स, वियतनाम तो यहाँ रेड में बनाया गया है और इस रूट में वियतनाम नहीं आता है। लेकिन आप स्टूडेंट्स इस पर्पल लाइन को देखिए, ये भी एक रूट है। आप देखो फ्रांस से स्टार्ट हो रहा है और फिर आप देखो इंडिया से होते हुए आप देखो यहाँ पे वियतनाम तक जा रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप एक बात को समझें कि आज एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना आसान है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म लाइक एरोप्लेन, रोड, रेलवे ये सब बहुत डेवलप्ड है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। उस टाइम कहीं से दूसरी जगह जाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स आप इस येलो लाइन को देखिए, ये एक रूट है स्टूडेंट्स, एक रास्ता है जिससे लोग ट्रैवल किया करते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट हुआ करता था। इसको बोला जाता था सिल्क रूट। हालांकि इस चैप्टर में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये रूट स्टूडेंट्स, ये एक सी रूट है। आप देखो ये सी का एक रास्ता है जिससे लोग ट्रैवल करते थे शिप के थ्रू। अब देखो ये फ्रांस इस रूट पे आता है, फिर आप देखो इंडिया आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वियतनाम तक ये रूट जा रहा है स्टूडेंट्स। और इस रूट को बोलते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट। ये हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ट्रैवल किया जाता था। वियतनाम वाज लिंक्ड टू द मैरीटाइम सिल्क रूट दैट ब्रॉट इन गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। तो क्योंकि वियतनाम इस रूट में आता था तो वियतनाम पे बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पे बहुत ट्रेड होता था, वहाँ बहुत पॉलिटिक्स डिस्कस होती थी, वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज आते थे। तो इस कारण से वियतनाम एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करता था वर्ल्ड में। और इंडिया भी हुआ करता था। आप देख सकते हो कि इंडिया भी इस रूट में अटैच है। अदर नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड कनेक्टेड वियतनाम टू द हिंडरलैंड्स। देखो हिंडरलैंड्स का मतलब होता है अंदर के इलाके, कोस्ट से दूर अंदर के इलाके। तो वियतनाम जो है वो सिर्फ इस रूट, इस ट्रेड रूट का जो पर्पल में बनाया गया है उसी का पार्ट नहीं था। वियतनाम से अंदर की तरफ भी बहुत सारे रूट्स थे जो अंदरूनी एरिया में मतलब हिंडरलैंड में ट्रेड फैसिलिटेट करते थे। Other networks of trade connected Vietnam to the hinterlands where non-Vietnamese people such as the Khmer Cambodians lived। तो आप देख सकते हो वियतनाम के बगल में कंट्री है कंबोडिया, वहाँ के बहुत लोग भी वियतनाम में रहते थे और इस रीजन में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड रूट्स थे और काफ़ी ट्रेड होता था। तो इन सब के कारण वियतनाम जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि वियतनाम चाइना के शैडो में था लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री था। अब देखेंगे कि फ्रांस के जो लोग थे वो वियतनाम कैसे पहुंचे और उनको वियतनाम आने में क्या इंटरेस्ट था। तो लेट्स सी दैट। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखो, ये है फ्रांस और ये है वियतनाम। दोनों कंट्री एक दूसरे से बहुत दूर है।
फिर भी इतनी दूरी से थ्रू दिस रूट जो मैंने आपको बताया, फ्रांस के लोग वियतनाम आए थे। तो अब देखो, कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 17th सेंचुरी में। अच्छा, 17th सेंचुरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 17th सेंचुरी का मतलब ये नहीं होता है 1710, 1750, ये सब 17th सेंचुरी नहीं है। 17th सेंचुरी का मतलब होता है 1610, 1650, 1680, दीज ईयर्स आर इन 17th सेंचुरी। Anyways, in early 17th century, French missionaries arrived for spreading Christianity in Vietnam. तो सबसे पहले 17th सेंचुरी में फ्रांस से मिशनरीज आए थे, रिलीजियस लोग आए थे वियतनाम में क्रिश्चियनिटी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो उस टाइम क्या हुआ करता था, मैं आपको बताता हूं कि देखो ये यूरोप है, और यूरोप में जो भी कंट्रीज थी उस टाइम उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत डेवलप्ड हैं और बाकी जो दूसरे कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज जैसे कि फ्रांस ही नहीं, इंग्लैंड, स्पेन, ये अपने ट्रेडर्स और मिशनरीज को दूसरे कंट्रीज में भेजा करते थे और उनको बोला करते थे कि आप हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा एजुकेशन स्प्रेड करो दुनिया भर में। तो उसी सिलसिले में फ्रांस ने भी डिफरेंट कंट्रीज में अपने मिशनरीज भेजे थे, तो उसी तरह से वियतनाम में भी भेजे थे अपने रिलीजन को फैलाने के लिए। अगर मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स हमारे कंट्री इंडिया में इंग्लिश लोगों ने, इंग्लैंड ने बहुत सालों तक राज किया। तो ये इंग्लैंड है स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से फ्रांस ने डिफरेंट कंट्रीज में मिशनरीज भेजे थे और ट्रेडर्स भेजे थे, वैसे इंग्लैंड ने भी डिफरेंट कंट्रीज में भेजे थे, और उसमें से एक कंट्री था हमारा इंडिया, और फिर वहां इंडिया आके उन्होंने सालों तक राज किया। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो फ्रांस लोग इस रूट से देखो वियतनाम आए थे, ठीक है। अब देखो इस रूट में इंडिया भी तो है, तो क्या वो इंडिया भी आए थे? देखो देखा जाए तो वियतनाम ज्यादा दूर है, तो अगर वियतनाम तक गए तो इंडिया भी आए होंगे। आए थे स्टूडेंट्स, आए थे। देखो इंडिया में एक जगह है पौंडीचेरी, चेन्नई के पास, आपको शायद पता होगा, वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, आप वहां जा भी सकते हो। वहां पर फ्रेंच लोग आए थे और वहां पर उन्होंने बहुत सालों तक राज किया। हालांकि उस पौंडीचेरी से बाहर वो निकल के पूरे इंडिया पे राज नहीं कर पाए। अभी भी आप अगर पौंडीचेरी जाओगे तो आपको फ्रेंच सिविलाइजेशन के वहाँ पे इफेक्ट दिखाई देंगे, उनके आर्किटेक्चर में, उनकी लैंग्वेज में। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेंच लोग अभी भी वहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स। वेल एनीवेज स्टूडेंट्स, तो फ्रांस के लोग इस रूट से वियतनाम आए और उस टाइम उनका मकसद था क्रिश्चियनिटी को वहाँ पे स्टैब्लिश करना। By mid 18th century, they converted more than 3 lakh people to Christianity. बहुत बड़ा नंबर होता है स्टूडेंट्स ये। तो आप देख सकते हो वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने वियतनाम में क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्परर एंड मिशनरीज। अब ऐसा तो होना ही था स्टूडेंट्स। आप देखो वहां के जो राजा थे वियतनाम के, या फिर जो नॉर्मल पब्लिक थी, वो पहले से चाइना के इन्फ्लुएंस में, तो वहां पे चाइना का रिलीजन चलता था मोस्टली, या वियतनाम के अपने रिलीजन चलते थे। लेकिन अब ये जो मिशनरीज थे वो नया रिलीजन लाके वहां पे स्टैब्लिश कर रहे थे। तो इन मिशनरीज का वहां के एम्परर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये एम्परर्स इन एक्टिविटीज को पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए दिस क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्परर एंड मिशनरीज। और स्टूडेंट देखो ऐसा दुनिया में हर जगह ही होता है, जहां पे भी मल्टीपल रिलीजन्स होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब देखो हमारे कंट्री में भी हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं बहुत लार्ज नंबर में, और उनके बीच में हिस्टोरिकली बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए, विच हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होते थे उसके कारण एम्परर यूज्ड टू अरेस्ट दिस मिशनरीज। कई बार एम्परर मिशनरीज को अरेस्ट कर लेता था। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि 1858 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था स्टूडेंट्स वियतनाम की हिस्ट्री में, ये जो कन्फ्लिक्ट था एम्परर और मिशनरीज के बीच में इतना ज्यादा हो गया कि एम्परर ने बहुत सारे मिशनरीज को अरेस्ट कर लिया और ऐसा लग रहा था कि वो मिशनरीज जो है वो मारे जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फ्रांस की आंखें खुली। इन अटेम्प्ट टू रिलीज मिशनरीज, फर्स्ट फ्रेंच ट्रूप लैंडेड इन वियतनाम। तो उतने दूर से फ्रांस ने एक बड़ी आर्मी वियतनाम में भेजी इन मिशनरीज को बचाने के लिए एम्परर से, क्योंकि फ्रांस को लग रहा था कि वो एम्परर अब बहुत सीरियस है, इन मिशनरीज को मार दिया जाएगा। समझ में आ रही आपको बात? तो देखो अभी तक सिर्फ मिशनरीज ही वियतनाम में एंटर हुए थे, लेकिन अभी 1858 में, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है ये, ईयर है वो जब फ्रांस एक बहुत बड़ी आर्मी वियतनाम तक पहुंचती है।
अब आप देखें 1858 से 1867 का ये जो पीरियड है, आपको ध्यान रखना है, इस पीरियड में फ्रेंच ट्रूप ट्राइड टू कैप्चर्ड वियतनाम। तो फ्रेंच ट्रूप जो था वो डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स लड़ रहा था और कोशिश कर रहा था वियतनाम को कैप्चर करने में। तो आ तो चुका था वो 1858 में ही, लेकिन आते ही वो लड़ाई जीत गया ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट। 67 तक उसको डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स लड़नी पड़ी, तब जाके उसको कुछ सक्सेस मिला। और फिर 1867 में फाइनली फ्रेंच ट्रूप ऑक्युपाइड कोचिन चिन्ना एंड डिक्लेयर्ड इट एज फ्रेंच कॉलोनी। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये वियतनाम जो है उसको आप तीन पार्ट में सोच सकते हैं। उसका जो नॉर्दर्न रीजन है उसको बोलते हैं टोंकिन, उसका जो सेंट्रल रीजन है उसको बोलते हैं एनम, और उसका जो साउदर्न रीजन है उसको बोलते हैं कोचिन चाइना। ये तीनों एकदम आपको याद हो जाने चाहिए, कोचिन चाइना, एनम एंड टोंकिन, कोचिन चाइना, एनम एंड टोंकिन, टोंकिन, एनम एंड कोचिन चाइना। तो 1867 तक लड़ाई करते करते इस पूरे रीजन को, जिसका नाम है कोचिन चाइना, उसको फ्रेंच आर्मी ने कनकर कर लिया था और उसको फ्रेंच कॉलोनी डिस्कवर कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि 1858 में जो फ्रेंच आर्मी आई थी वो साउदर्न रीजन में ही आई थी, और फिर उसके बाद 67 तक इसी रीजन में लड़ाई करती रही, और 67 के एंड में इस रीजन को कैप्चर कर लिया गया बाय फ्रेंच आर्मी। तो स्टूडेंट अब आप समझ गए होंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है। उसके बाद अब फ्रेंच आर्मी पूरे वियतनाम को कनकर करने की कोशिश करने वाली है। तो उस सिलसिले में 1873 जो है वो एक इंपॉर्टेंट ईयर था, क्योंकि उस ईयर में फ्रांसिस गार्नर, जो कि फ्रांस के एक बड़े ऑफिसर थे, उसको भेजा गया था ऑन अ मिशन टू कैप्चर टोंकिन एंड एनम। तो बाकी जो दोनों पार्ट बच गए वियतनाम के, उसको कैप्चर करने के लिए उनको भेजा गया था। तो 73 के पहले भी इस रीजन में बैटल्स चल रहे थे कैप्चर करने के लिए, बट 73 के बाद वो बैटल्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो गए स्टूडेंट्स। तो आफ्टर ऑक्यूपेशन ऑफ कोचिन चाइना, फ्रेंच ट्रूप सेंट फ्रांसिस गार्नर, अ फ्रेंच ऑफिसर, टू अटैक एंड कैप्चर टोंकिन एंड एनम, इन दोनों को कैप्चर करने के लिए। लेकिन फ्रांसिस गार्नर गॉट किल्ड ड्यूरिंग द फाइट इन हैनोई, which is capital of Tonkin, by soldiers of the court of Nguyen dynasty। तो ग्यूएन डायनेस्टी वियतनाम की एक लोकल डायनेस्टी है जो उस टाइम टोंकिन एरिया में रूल करती थी। उससे फाइट करते टाइम गार्नर जो है वो मार दिए गए, लेकिन फ्रांस का जो बैटल था टोंकिन और एनम को कैप्चर करने का वो चलता रहा। फ्रेंच कंटिन्यूड पुटिंग एफर्ट्स टू कैप्चर वियतनाम टिल 1887। 87 तक फ्रांस ट्राई करता रहा, बैटल्स लड़ता रहा रेस्ट ऑफ द वियतनाम को जीतने के लिए। और मैं बता दूं कि इन दिस ड्यूरेशन फ्रेंको चाइनीज वॉर ऑल्सो टुक प्लेस। इस रीजन में, इस ड्यूरेशन में वियतनाम को कैप्चर करने के लिए फ्रांस को चाइना से भी लड़ना पड़ा और एक फ्रेंको चाइनीज वॉर हुआ था। तो आपको लग रहा होगा यार फ्रांस और वियतनाम की इस लड़ाई में चाइना कैसे आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, चाइना एक पावरफुल कंट्री था, और कोई भी पावरफुल कंट्री ये नहीं चाहता है कभी कि उसके बगल वाले छोटे कंट्रीज को कोई दूसरी कंट्री रूल करे। अगर किसी को रूल करना ही तो चाइना चाहेगा कि मैं ही रूल करूं। तो जब चाइना देखा कि यार इतने दूर से फ्रांस आके धीरे धीरे पूरे वियतनाम को कैप्चर कर रहा है, तो चाइना से रहा नहीं गया, तो उसने फ्रांस के साथ लड़ाई की ताकि वो फ्रांस को वहां से भगा सके और वियतनाम पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर सके, या फिर अपना रूल एस्टैब्लिश ना भी करे तो वियतनाम को दूसरे कंट्रीज के इन्फ्लुएंस से बचा सके। तो इसलिए फ्रांस और चाइना का वार हुआ था, लेकिन चाइना उस वार में हार गया, फ्रांस जीत गया। और फाइनली 1887 तक पूरे वियतनाम को फ्रांस जीत चुका था और पूरे वियतनाम में फ्रांस का रूल था, और बोला जा रहा था कि फ्रेंच इंडो चाइना जो है वो फॉर्म हो गया है। आपको समझ में आए स्टूडेंट्स क्या स्टोरी है? फाइन स्टूडेंट्स, तो हमने देख लिया कि फ्रेंच लोग कैसे वियतनाम में आए, पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब आने के बाद उन्होंने क्या किया वो हम इस सेक्शन में देखेंगे, बट उससे पहले इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इस सेक्शन पे नहीं पूछे जाते हैं, ये 4 क्वेश्चन ही मेनली पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ें, उनका आंसर्स भी लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ें, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको लगेगा कि वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है, और आपको समझ आएगा एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं जो छोटे हैं। व्हाट डज इंडो चाइना कंप्राइजेस? तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया इंडो चाइना कंप्राइजेस साउथ ईस्ट एशिया पेनिनसुला कंट्री वियतनाम, कंबोडिया एंड लाओस। उसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।